नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि लोक कला क्या है, लेकिन छत्तीसगढ़ की लोक कला अपना अलग ही महत्व रखती है। इसकी लोक कला में विविधता है। हम आज यह जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से विशिष्ट क्यों माना गया है। बच्चों, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ अंत में प्रश्न अभ्यास का भी अध्ययन करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चों, अब चलते हैं पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक कहानी में सबसे पहले रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने एक गांव में फैली भयंकर महामारी के प्रकोप को बताया है। वे कहते हैं कि जाड़े का मौसम था, मतलब सर्दी का मौसम था। इस समय गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और रात्रि में आकाश में केवल तारे ही चमकते दिखाई देते हैं। इस अंधेरी रात में गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ ही सुनाई देती थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। बच्चों, आप लोग भी जानते हैं कि हैजा और मलेरिया बहुत ही बड़ी बीमारी है। इस गांव में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही रात होती थी, गांव के कुत्ते सभी के दुख में रोने लगते थे, जिससे गांव में और भी ज़्यादा सन्नाटा लगता था और बच्चे कभी कभार माँ माँ कहकर चीख कर रोने लग जाते थे। सब के सब लोग सिर्फ भगवान को याद कर रहे थे कि उन्हें इस महामारी से बचा ले, लेकिन कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी कि गांव वालों को इस महामारी से बचा ले। सिर्फ एक पहलवान की ढोलक की आवाज़ थी जो लोगों में संजीवनी बूटी का कार्य कर रही थी। ढोलक की आवाज़ सभी के मन से मौत के डर को बाहर कर रही थी। कौन था यह पहलवान और इसकी ढोलक की आवाज़ में ऐसा क्या जादू था जो लोगों में शक्ति का संचार भर देती है। अब हम जानेंगे कि पहलवान और उसकी ढोलक की आवाज़ के बारे में। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में, जिसमें हम जानेंगे कि ये पहलवान कौन है, उसका क्या नाम है। तो देखते हैं, इस पहलवान का नाम है लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह जब 9 वर्ष का था, उसी समय उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अनाथ हो गया। लुट्टन सिंह का विवाह बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। वह रोज गाय चराने जाता और दूध पीता था और खाना भी डट कर खाता था, इसीलिए वह सुडौल और मांसर शरीर वाला बन गया। गांव के लोग थे, वो लुट्टन सिंह की सास को हमेशा भला बुरा कहते थे। ये देखकर लुट्टन सिंह ने गांव वालों से बदला लेने की सोची और वह कुश्ती सीखने लगा और पहलवान बन गया। कुछ समय बाद लुट्टन सिंह के जीवन में एक नया बदलाव आया। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर के मेले में गया। वहाँ कुश्ती का दंगल चल रहा था। दंगल में चांद सिंह नाम का पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। चांद सिंह ने शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की बात सोच रहे थे। अचानक उसी समय लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दे दी। राजा ने लुट्टन सिंह को देखा और उसे ये लगा कि ये कैसे चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने लुट्टन सिंह को पैसे देकर कुश्ती के लिए मना किया, लेकिन लुट्टन सिंह नहीं माना और वहाँ के जो दर्शक गण थे वो भी सब लुट्टन सिंह को चांद सिंह से लड़ने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी लुट्टन सिंह दंगल में उतर गया। दंगल रोमांचक भरा था। सभी दर्शक उत्साह से दंगल देखने लगे। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह के दांव को काटकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उसे अपनी ढोलक की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो ढोलक शांत थी, लेकिन उस ढोलक की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पहलवान लुट्टन सिंह को ही सुनाई देती थी, जो आवाज़ थी धाक धीना तिरकिट तीना। इसका मतलब होता है दाव काटो बाहर हो जा। अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में और इसमें ये जानेंगे
कि लुट्टन सिंह ने किस तरह से चांद सिंह को हराया। अंत में ढोलक की आवाज़ लुट्टन सिंह को फिर सुनाई दी। उसकी आवाज़ थी उठा पटक दे, मतलब उसका जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसे वो पटक दे। फिर लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ऐसा देख के सब दर्शक दंग रह गए और देखते ही रह गए। अंत में लुट्टन सिंह विजयी हो गया। चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। लुट्टन सिंह ने अपने ढोलक को प्रणाम किया। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। राजा ने खुश होकर लुट्टन सिंह को हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। राज दरबार में पहलवान के रूप में लुट्टन सिंह को अपना स्थान मिल गया। उसने वहाँ जो एक फेमस पहलवान था काला खां, उसको भी हराकर अपना नाम दूर दूर तक फैला लिया। लुट्टन सिंह जब भी मेले में जाता तो बच्चे के जैसे चश्मा लगाकर और मदमस्त हाथी की तरह चलता था। जो राजा थे वो अब लुट्टन सिंह को किसी से भी लड़ने की अनुमति नहीं देते थे। लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। वे भी लुट्टन सिंह की तरह दरबार में भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, क्योंकि लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों की देखरेख उसी तरह से की थी और उनको पहलवान बना दिया था। लुट्टन सिंह अपने बेटों से हमेशा कहता था कि मेरा गुरु यह ढोलक है, तुम दोनों भी ढोलक को प्रणाम करके ही कुश्ती लड़ा करो। लुट्टन सिंह के जीवन में अचानक बड़ा ही बदलाव आ गया। जो राजा थे श्यामनंद, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। राजा का एक बेटा था जो विलायत में रहता था। राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा यहाँ आकर राजभार संभालने लगा। राजकुमार को कुश्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी घोड़े की रेस में थी। राजकुमार ने जब तीनों पहलवानों के खर्च का ब्यौरा देखा तो दरबार से तीनों पहलवानों को निकाल दिया। अब चलते हैं हम चौथे पैराग्राफ में, जिसमें हम ये देखेंगे कि लुट्टन सिंह को दरबार से निकालने के बाद उसके आगे की जिंदगी कैसे चलती है। लुट्टन सिंह को दरबार से निकल जाने के बाद वह अपने बेटों के साथ गांव आ जाता है और गांव वाले उसको रहने के लिए जगह दे देते हैं। गांव में आकर उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया। लुट्टन सिंह गांव के बच्चों को कुश्ती सिखाता और बाकी जो उनका समय बचता उसमें वो अपने बेटों के साथ खेतों में काम करता था। एक बार अचानक गांव में सूखा पड़ा। लोग अनाज के लिए तड़पने लगे और उसके कुछ दिनों के बाद अचानक गांव में हैजा और मलेरिया जैसी भयंकर महामारी फैल गई और गांव में हर दिन 2-3 लाशें उठने लगी और लाशों को कफन तक मिलना मुश्किल हो गया था। लोग लाशों को नदी में बहाने लगे और इस तरह से गांव में मौत का दहशत फैल गया था। लोग डर डर के जीने लगे थे, क्योंकि सभी को ऐसा लगता कि कब हमारे घर से कोई एक चला जाए। ऐसे समय में लुट्टन सिंह की ढोलक की आवाज़ ही सभी में प्राण भरती थी और लोगों को थोड़ी बहुत इस मौत के डर से और उसके खौफ से राहत देती थी। लुट्टन सिंह के दोनों बेटों को भी महामारी ने जकड़ लिया। बेटों के कहने पर रात भर लुट्टन सिंह ने ढोलक बजाया। उसमें कौन सी आवाज़ थी? उठा पटक दो। रात भर लुट्टन सिंह अपने बेटों को ये ढोलक बजा के सुनाता रहा कि तुम अपनी मौत को, मतलब कि इस मौत को तुम हरा दो और तुम जीवित हो सको। इस तरह की ढोल की आवाज़, मतलब उठा पटक दो। लेकिन उसके दोनों बेटे मौत को हरा नहीं पाए और अंततः वो मर गए। सुबह होते ही लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों को कंधे पर उठाया और ले जाकर उनको नदी में बहा दिया। इसे देखकर गांव वालों की हिम्मत भी टूट गई, क्योंकि लुट्टन सिंह ही एक ऐसा इंसान था जो अपनी ढोलक की आवाज़ से गांव वालों को मौत के खौफ से उनका डर भगा रहा था। लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि लुट्टन सिंह के बेटे भी मर चुके हैं तो उनकी हिम्मत और भी टूट गई। कुछ दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी तो लुट्टन सिंह के कुछ शिष्य थे, उन्होंने जाकर देखा तो वो देखते हैं कि पहलवान की लाश चित पड़ी है,
मतलब लुट्टन सिंह मर चुका था। तो उनमें से एक शिष्य अपने आंसू पोंछते हुए ये कहता है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। ऐसा कहते कहते वह रो पड़ा और इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाया। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजा साहब ने लुट्टन सिंह को क्यों सहारा दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राजा साहब ने लुट्टन सिंह को इसीलिए सहारा दिया था क्योंकि उसने चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को चारों खाने चित्त किया था, मतलब हरा दिया था। ऐसा करके न केवल उसने अपने राजा का नाम ऊंचा किया था बल्कि शक्तिशाली होने का प्रमाण भी दिया था। अंत में लुट्टन सिंह की दुर्गति इसीलिए हुई क्योंकि राजा के मरते ही उसके बेटे ने पहलवान को राज की सहायता देना बंद कर दिया और उन्हें राज दरबार से निकाल दिया। अब पहलवान लुट्टन सिंह को दोनों बच्चों की मजदूरी पर ही गुजर बसर करने लगा। इस प्रकार वह साधनहीन होता चले गया और उसका वैभव नष्ट हो गया। अब है दूसरा प्रश्न, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांव में फैली बीमारी ने अब महामारी का रूप ले लिया था। इससे पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। लोगों के चेहरों में डर और खौफ फैला हुआ था। सूर्य निकलने के साथ ही लोग कांपते कराहते हुए अपने घरों से निकलते और आपस में अपने मित्रों और परिवारजनों को बस इतना समझाते कि समय बलवान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही सूर्यास्त का समय होता लोग अपने अपने घरों में चले जाते और बाहर तक नहीं निकलते थे। इस तरह से पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ रहता था। अब है तीसरा प्रश्न, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन सिंह ढोलक क्यों बजाता रहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लुट्टन पहलवान सिंह ने कभी कुश्ती नहीं हारी थी। ढोलक की आवाज़ सुनते ही उसमें शक्ति का संचार हो जाता था जिससे वह दंगल जीत गया था। इसीलिए वह ढोल को ही अपना गुरु मानता था और उससे सच्ची श्रद्धा रखता था। और वह यह भी मानता था कि इसकी आवाज़ गांव वालों में उत्साह का संचार कर देगी जिससे वो इस महामारी का सामना डटकर कर सकेंगे। इसीलिए वह सारी रात अपने पुत्रों की सहायता से गांव वालों के परोपकार हेतु ढोल बजाता रहा। उसने मौत के सन्नाटे को चीरने के लिए और अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी जीवन के उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। अब उसके बाद है अगला प्रश्न, पहलवान की ढोलक पाठ का एक संदेश यह भी है कि लोक कलाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहलवान की ढोलक पाठ से हमें स्पष्ट संदेश मिलता है कि लोक कलाएं स्वयं अपने बल पर नहीं जी पाती। उसका विकास करने के लिए सामाजिक या सरकारी सहायता आवश्यक होती है। यदि पहलवान, खिलाड़ी, गीतकार, गायक, नर्तक पेट भरने की उधड़-बुन में लगे रहें तो वे अपनी कला का विकास नहीं कर पाते। इन कलाओं को देखकर आनंद सभी को मिलता है किंतु सभी लोग इसके लिए मूल्य नहीं चुकाते। अतः लोक कलाओं को आर्थिक संरक्षण मिलना चाहिए जिससे वे अपना पूरा ध्यान अपनी कला को निखारने में लगा सके। फिर अंतिम क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करती है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। पाठ के सार में भी आपने देखा कि कहानी की शुरुआत में ही जो महामारी फैलती है जिसके कारण गांव में खौफ रहता है तो उस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहलवान की ढोलक कहानी का आरंभ महामारी के दिनों से होता है। लेखक ने महामारी की भयंकरता दिखाने के लिए प्रकृति का अत्यंत भयानक चित्रण किया है। उन्होंने क्या बताया इसमें कि रात में
गीदड़ों की चित्कार, उल्लुओं की आवाज़ें, कुत्तों का रोना, लाशों का उठना, लोगों की करुण चित्कार शमशान जैसा दृश्य उपस्थित करते हैं। लेखक महामारी का वातावरण चित्रित करने में सफल होते हैं। तो इस तरह से आपका पहलवान की ढोलक पाठ का सार और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पूरे तरह कंप्लीट हुए। मुझे लगता है कि आपको यह पाठ और साथ में इसके प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।